सन 1898 में सर जोसेफ जॉन थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक गोलाकार आकृति जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻1 सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 है ना मीटर का है, जिसमें धन आवेश समान रूप से वितरित है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में बुझे रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या संपूर्ण धन आवेश को उदासीन करने के लिए पर्याप्त होती है। आइए तो इसको हम कैसे समझें। इसको केक मॉडल में दिया जाता है या तरबूज मॉडल कहा जाता है। क्यों तरबूज मॉडल कहा जाता है जी? आप पढ़ने का तो हम सुना दिए गाथा और आप लोग कहानी सुन लिए और गप भी कर ली, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा कि परमाणु का आकार कैसा? परमाणु का आकार स्पाइरल होता है। स्पाइरल समझते हैं? गोलाकार ये हुआ गोलाकार। स्पाइरल क्या है? ये स्पाइरल कहलाएगा, ये स्पाइरल कहलाएगा। ठीक है क्या? अंडाकार अलग है, अंडाकार में नीचे का भाग अलग होता है। स्पाइरल जैसे सौर मंडल देखे हैं? yes, सौर मंडल में जितने भी सूर्य के चारों इस तरह का उसका कक्षा बनता है ऑर्बिट। ठीक है, तो परमाणु का जो आकार पहला बार जो जिसने बताया वो थॉमसन ने बताया। थॉमसन ने क्या कहा, उस समय उतना विज्ञान डेवलप नहीं किया था, पर जो भी डेवलप की बात किए, जैसे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल सिद्धांत किया, श्योर है कि आगे चल करके थोड़ा इससे विकसित हुआ, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है कि अरे वो तो गलत था। ऐसा नहीं। अब रदरफोर्ड का भी गलत होता है, तो ऐसा नहीं कि रदरफोर्ड का जो सिद्धांत था वो गलत था। गलत उस समय तक नहीं था जब तक मतलब कि अगला सच नहीं हुआ, अगला वैज्ञानिक उसके बारे में थॉट नहीं पता। तो मानसिक डेवलपमेंट होते जा रहा है। ठीक है, और इसका मतलब हुआ कि वो सही थे और ये शिकायत नहीं। एक कभी ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये साइंस इसी तरह से वो डेवलप करता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जाने से पहले उसने कुछ उपकरणों का प्रयोग किया था। उसने कुछ उपकरणों का प्रयोग किया था। तो रदरफोर्ड के द्वारा प्रयुक्त उपकरण कौन कौन सा, कैसे वो किए थे उपकरण का प्रयोग और कहां तक निष्कर्ष पहुंचे, है ना, किस निष्कर्ष तक पहुंचे। रदरफोर्ड के द्वारा प्रयुक्त उपकरण, उपकरण दैट मींस मतलब औजार, हथियार, उपकरण, सामान, सामग्री। तो उसने क्या किया, पहले एक बार हम धीरे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा कि जब रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे अल्फा किरण, तो अल्फा किरण को एक लेड के ब्लॉक में रखा गया और उच्च ऊर्जा युद्ध कणों को एक स्लिट में गुजरने पर धारा पुंज प्राप्त होता है एवं अब इनकी बौछार यानी किरणों की बौछार एक पतले स्वर्ण पत्ती सोने का एक पन्नी में अल्फा किरणों को छोड़ा। स्वर्ण पत्र पर की जाती है यानी विकिरण प्रवाहित की जाती है। स्वर्ण पत्र के चारों ओर ठीक जिंक सल्फाइड का वृत्ताकार प्रतिदीप्त पर्दा या फोटोग्राफिक फिल्म भी उसके जगह पर हो सकता है व्यवस्थित किया, जिससे जब भी अल्फा किरण
का कण पर्दा पर पड़े टकराए तो प्रकाश फ्लैश कर उस बिंदु पर प्रकट हो जाती है। इन्होंने अब क्या किया, यहां समझ, एक इस तरह से बॉक्स को लिया गया और यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थ रख दिया गया और यहाँ से जो रे निकला, जो प्रकाश निकला, इसको एक छिद्र से होते हुए गुजारा गया। मतलब छिद्र वहाँ बनाया गया था इस प्लेट में, मतलब ये यहाँ निकला ना तो यहाँ तो प्रकाश बहुत पड़ेगा जी, तो एक छिद्र से एक पुंज प्राप्त हो पुनः। तो इसमें एक फोटोग्राफिक फिल्म देखा, पहले रील होता था कैमरा में, लंबा लंबा रील, और जो वो फिल्म बनता था उसमें पहले हम लोग देखते थे प्रोजेक्टर से जो चलाया जाता था, तो किट 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 कर करके आवाज आता था और वो घूमता रहता था और उससे जो फ्लैश होता था तब वो पर्दा पर फिगर बनता था। ठीक है, तो इस तरह से गुजारा गया। ये पर्दा है, फोटोग्राफिक फिल्म जो चौड़ा वाला है ना, उसके इसको चारों ओर से लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि यहाँ जो सोने की पन्नी, यहाँ जो सोने का पन्नी से जो गुजर रहा है किरण, तो इसमें अधिकांश मतलब 20,000 कणों, 20,000 कण रे यूं ही पार हो जा रहा था, है ना, यूं ही पार हो जा रहा था सीधा। तो कुछ आड़े पीछे जाएगा। तो इससे क्या होता था कि ये जो प्रकाश पड़ा ना, तो अधिकतर भाग निकल गए, किरण के अधिकतर भाग निकल गए, कुछ इसमें से पीछा पड़ रहा था। और ये फोटोग्राफी फिल्म क्या करता था कि जो प्रकाश पड़ता था तो उसका लाइट अच्छा से इसका पुंज दिखाई दे, इसके ये काम करता था। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला? पहली बात की ये और बता देते हैं कि ये सोने के पन्ने ही क्यों लिया गया। सोना ऐसा एक धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, और प्रकृति में जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। और इसका गुण क्या है कि इसको बहुत पतला किया जा सकता है, चांदी को भी किया जा सकता है ना। ये तन्य होते हैं, जैसे धातु और धातु का जब गुण पड़े होंगे तो पढ़े होंगे कि ये तन्य होते हैं और बहुत पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक, बहुत पतली पन्नी रखा गया था, जितना अधिक से अधिक हो उतना पतली पन्नी रखा गया था और इसमें दिए। तो अब हम आते हैं कि ये उपकरण कौन कौन से थे। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियोधर्मी पदार्थ जिसको कह सकते हैं। और ये किसका प्रयोग हुआ है? गोल्ड, है ना। ये क्या है? फोटोग्राफिक फिल्म, फिल्म मतलब पर्दा, ठीक है। या तो इसके जगह पर जिंक सल्फाइड, ZnS और ZnSO4 करेंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो जिंक सल्फेट में जिंक सल्फाइड
तो हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पर अवलोकन। किसका अवलोकन जी? रदरफोर्ड का प्रेक्षण या अवलोकन। हम लोग क्या देखें, इतना जो बक किए, हम लोग क्या समझे, क्या देखें? पहला ये चीज नजर आया कि अधिकांश अल्फा कण लगभग 99%, लगभग 99% से बिना विचलित, मतलब बिना कोई हिले डुले, सीधे निकल जाते हैं। पहला निष्कर्ष ये आया कि जो भी किरण आ रहा था सीधे निकल जा रहा था। ये कितना परसेंट? 99%। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या देखे? पहला तो ये हो गया। दूसरा में कुछ कण विचलित हो जाते हैं। कुछ ऐसा हो रहा था कि जब गुजर रहा था तो सब सीधे गुजर रहा था, लेकिन कुछ ऐसो विचलित हो जा रहा था, कुछ विचलित हो जा रहा था। तीसरा, बहुत ही कम कण, लगभग 20,000 कणों में से एक कण वापस लौटा। ये हम लोग 3 निष्कर्ष निकाले। पहला क्या कि 99% सीधे चले गए। दूसरा कि कुछ कण विचलित हुए। तीसरा कि हजारों हजार किरणों में से एक किरण ऐसा था जो रिटर्न हो रहा था। ठीक है, कैसे अब क्यों हो रहा था? अब वो कारण जहां समझ गए तो समझ जाएंगे कि नाभिक का खोज हो गया। जैसे एक किरण वापस आए ना, अब इसका कारण समझेंगे तो समझेंगे कि नाभिक का खोज हो गया। और नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया, और इसी प्रयोग में किया था। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक, ए बाबू हल्ला मत करो। अभी हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं। ये परमाणु है, ठीक है, और ये उसका क्या है? केंद्र। अभी नाभिक को भी मत बोलो। हाँ, तो क्या है, सुनो, अल्फा कण धनावेशित होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? ऐसा चिन्ह होता है। और डबल चार्ज, कितना? डबल चार्ज होता है। तब जब अल्फा किरणें यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, तो ये नाभिक से तनी सा दूर है, वहाँ एकदम गप कर रहा है जी। वो पीला लड़का, पीला ड्रेस, अरे काहे गप कर रहा है बाबू? वहाँ 2-3 वो लड़का है जो परेशान किए हुए हमको। अभी या तो तुम लोग निकल जाए, या तो बढ़िया से बैठो। अभी ज्यादा समझदार है तो अपने तक रखो। बहुत लड़के हैं जो जानते हैं पहले से, हमको पता है, लेकिन कितने लड़के हैं उसमें से 10%, 10 में 100 में 10, 90% ऐसे है जो ये सब कभी सुना नहीं है, तो उसको नहीं देखेगा। और ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा विद्वान है तो मत जाओ, क्या फालतू बर्बाद करेगा। समझने दो। ये परमाणु मॉडल को बताएं, इसमें देखे कि अल्फा कण सीधे निकल गए तो नीचे भी निकलेगा नहीं? तो ये क्या है बाबू? प्लस चार्ज। क्या है? प्लस चार्ज। और यहाँ नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं वो भी क्या होते हैं? प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन सुने होंगे कि माइनस चार्ज। तो ये खुद प्लस है और ये खुद प्लस है। जब हम प्लस और प्लस करते हैं तो क्या ये दोनों आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? विकर्षण होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर ये प्लस आएगा, नाभिक के करीब में आएगा
तो ये थोड़ा प्रभाव डालेगा, मतलब सीधे नहीं गुजरने देगा, ये भी प्रभाव डालेगा। ठीक है, अब यहाँ यदि बीच में आ गया तो नाभिक आ गया, मतलब केंद्र आ गया, तो ये जा रहा है तो ये क्या हो गया, रिवर्स मार दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अधिकतम विचलन, ये क्या दिखाता है, अधिकतम विचलन मैक्सिमम, और ये इधर क्या हो गया, मिनिमम, कम विचलन अधिकतम विचलन, और यहाँ क्या आएगा, ये क्या आएगा, आल्फा विचलन, ये अधिकतम विचलन, और ये न्यूनतम विचलन। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? अभी बहुत बड़ा चीज नहीं बताए हैं, इतना सा होना चाहिए कि हम लोग रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़ें और उसका अवलोकन अभी कर रहे हैं कि अभी वो प्रयोग किए तो उसमें हम लोग को क्या क्या नजर आया। अब चलते हैं अगला पॉइंट, निष्कर्ष। कहीं से भी नोट्स बना सकती हो, नोट्स मायने नहीं रखता है, नोट्स यहाँ मायने रखता है कि यहाँ कितना दिमाग में तुम्हारा घुस हुआ है। सही है? यस सर। ठीक, चलो तो हम लोग आते हैं निष्कर्ष। अवलोकन हो गया, तीसरा में निष्कर्ष। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का क्या निष्कर्ष निकलता है जी? जो कि अधिकांश अल्फा कण अविचलित रहे, इसलिए परमाणु का अधिकांश स्थान क्या होगा, रिक्त होगा, खाली होगा, वैकेंट होगा। क्यों? क्योंकि परमाणु में अल्फा किरणें अधिकतर क्या हो गए थे, सीधे निकल गए थे। इसका मतलब हुआ कि इसमें भी कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। वो है नहीं, और आदि है तो उसमें से हजारों कण मान लो, अब कहीं 12,000 लिख दिया है तो हम तो 20,000 देखे थे। इसका मतलब हुआ कि इसमें भी कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। वो है नहीं, और आदि है तो उसमें से हजारों कण मान लो, अब कहीं 12,000 लिख दिया है तो हम तो 20,000 देखे, लेकिन 12,000 मानेगा तो 12,000 कम है रे, 1200 से तो बहुत ज्यादा है ना। उसमें उतने किरणों में से एक किरण, मतलब एक किरण वापस आ रहा है, तो इसका मतलब जरूर कुछ बात है ना, जरूर कुछ बात है। तो हमने देखा एक निष्कर्ष यहाँ पर आ गया। एकदम समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसको नहीं समझोगे तो फिर आगे बोर्ड परीक्षा नहीं समझोगे। और जब परमाणु नहीं समझ में आएगा तो रसायन का मेन पार्ट जो होता है, केमिस्ट्री का मेन पार्ट जो होता है, वो यहीं से शुरुआत होता है। हाँ, तो ये एक निष्कर्ष क्या पूछे हम लोग, क्या अधिकतर भाग खाली होते हैं, अल्फा कण विचलित होते हैं, इसलिए परमाणु के अंदर छोटा धन आवेशित क्यों कहें, क्योंकि वो हटाया था, बाहर की ओर फेंका था। अभी माइनस चार्ज होता तो अंदर की ओर खींच लेता, एक प्लस हो और एक माइनस हो, क्या करेगा, खींच लेगा। नहीं देखता है, विजातीय लेंगे है ना, लड़का किधर अट्रैक्शन होता है लड़की है ना, महिलाएं किधर अट्रैक्शन होते हैं, पुरुष की होते हैं। तो यहाँ ये प्रकृति का नियम है। तो प्लस माइनस चार्ज आगे माइनस होता है, ये नीचे आता ना जी, लेकिन जब हम किए थे किधर गया था, किया था नहीं। इसका मतलब हुआ कि जो कण है क्या है, धनावेशित
अधिक द्रव्यमान युक्त भाग है। अधिक द्रव्यमान युक्त भाग है मतलब परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर करता है? गिव आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाभिक पर निर्भर करता है। इसमें ऑप्शन बना देगा, ठीक है। तो नाभिक पर निर्भर करता है और ये कितना छोटा है? परमाणु के त्रिज्या से, परमाणु के त्रिज्या से केंद्र की दूरी लगभग 1 लाख, कितना? 1 लाख क्या किलोमीटर की मीटर? नैनोमीटर। आगे आ जाए। परमाणु का जो त्रिज्या होता है, ठीक है, 10 का पावर -15 और नाभिक का जो आकार होता है 10 का पावर -10, 10 का पावर -10। तो आगे हम इसको हल करें तो ये करेंगे तो 5 जीरो का अंतर होगा कि 1 2 3 4 इकाई ढाई सेटा 10,000 और ये तो 5 जीरो का अंतर है, कितना हुआ? लाख, 1 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही खाली भाग होता है और ये बहुत छोटा भाग होता है जिसका द्रव्यमान सिर्फ इसी पर रहता है। बहुत कम अल्फा कण। तीसरा पॉइंट, पहला में क्या देखे हम लोग? पहला निष्कर्ष क्या निकला? पहला निष्कर्ष ये निकला था कभी दोबारा रखने का जरूरत नहीं होगा जी, खाली एक बार समझ लो। पीछे पहला निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अधिकांश भाग क्या होते हैं? खाली। दूसरा निष्कर्ष ये निकला क्या कि परमाणु का केंद्र जो होता है धनावेशित होता है और छोटा होता है, लेकिन द्रव्यमान परमाणु पर के केंद्र पर निर्भर करता है। तीसरा बताने जा रहे हैं, बहुत कम अल्फा कणों में अधिक विचलित प्रदर्शित होता है या टकरा करके क्या होता है? वापस लौट जाता है। इसलिए परमाणु के आयतन की तुलना में, परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत छोटा आकार का क्या होता है? उसका नाभिक होता है। तो परमाणु का त्रिज्या अभी बताएं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 घात, इसको घात क्या चीज है, ठीक है, -10 मीटर। मतलब इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। तो परमाणु का क्या है? ये क्या है? परमाणु का ये त्रिज्या हुआ, तो ये क्या है? नाभिक। ये नाभिक का तो नाभिक का भी तो रेडियस होगा जी, रेडियस होगा नहीं? हाँ। तो परमाणु के नाभिक का त्रिज्या से कितना अधिक होता है? परमाणु का त्रिज्या 1 लाख, अभी बताए थे कितना? 1 लाख। परमाणु के नाभिक के त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या में कितना का अंतर होता है? मुख्य बिंदु क्या मुख्य बिंदु आएगी? अगर डिटेल से समझ लो, किसका मुख्य बिंदु? परमाणु मॉडल यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का मुख्य बिंदु जो उसने सोने की पन्नी पर प्रयोग किया था, उसका क्या मुख्य बिंदु है? ठीक, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। मुख्य बिंदु में आ जाओ। पहला में है कि 1 नंबर में बताएं परमाणु का पूरा द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश इसके केंद्र पर स्थित होता है। मुख्य बिंदु में हम लोग क्या सीखे कि परमाणु का पूरा मॉडल उसका द्रव्यमान उसका केंद्र पर निर्भर करता है। कोई बोलेंगे क्या? दूसरा
परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार अत्यंत छोटा होता है। परमाणु कितना बड़ा है उसका नाभिक कितना छोटा है, उसके तुलना में बहुत छोटा है होता है। अभी त्रिज्या भी बताएं कि ये इसके अंदर 1 लाख मीटर के बराबर होता है, 1 लाख मीटर। अधिक तीसरा, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का नाभिक में जैसे एक ही प्रकार के तत्व नहीं होते हैं। अब सोना का जो तत्व, सोना भी एक तत्व है और चांदी भी एक तत्व है। क्या सोना का तत्व, चांदी का तत्व का नाभिक का आवेश का गुण एक ही होगा? नहीं। तो वही बोल रहा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का नाभिक में भिन्न भिन्न नाभिकीय आवेश होता है। नाभिकीय आवेश एक समान नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? मतलब भिन्न भिन्न तत्व, कहने मतलब है कि अलग अलग तत्वों का नाभिकीय आवेश अलग अलग होता है। समझ रहे हैं? नाभिक में उपस्थित आवेश की मात्रा व प्रकृति अलग अलग तत्वों में परिवर्तित होती है। तो ये तो हो गया क्या। और तीसरा, चौथा में नाभिक के चारों हम लोग क्या भी पढ़ रहे हैं, मुख्य बिंदु, 3 मुख्य बिंदु होता है ना। चौथा में है कि नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है ना। ये हाँ, चारों ओर क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है और धनात्मक केंद्र होता है। इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते, ये गतिमान रहता है। क्या गतिमान होता है उसका बल्कि चारों ओर बाह्य नाभिकीय भाग में उच्च वेग से घूमती रहती है। जिस प्रकार सूर्य के चारों ग्रह और भी खगोलीय पिंड घूमता रहता। इलेक्ट्रॉन व नाभिक एक दूसरे से वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ये वैद्युत आकर्षण बल से कैसे बंधे होते हैं? जैसे उदाहरण के लिए एक रबड़ ले लो और उसमें एक ढेला बांध दो और अंगुली में लटका, है ना, गोल गोल घूमेगा और जितना तेज घुमाओगे उतना रबड़ और दूरी होगा नहीं। और जैसे धीरे करोगे तो ये और कम होगा। तो वो किस पर है, वो ढेला क्यों नहीं फेंका जाता? क्योंकि रबड़ उसको बांधे हुए है। तो परमाणु में जैसे ये परमाणु है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है और गतिशील है, तो ये इलेक्ट्रॉनों फेंका के इधर काम ही कर नहीं जाता। तो वैद्युत आकर्षण बल के कारण ऐसा नहीं होगा। समझ आ रहा है? ठीक। तो इस तरह से अब थोड़ा सा और एक जरा सा है, बस इसको 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं मुख्य बिंदु आगे। अब परमाणु रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो प्रस्तुत हुआ उसमें क्या दोष था, एक बार दोष भी सुना देते हैं। ठीक है, हम पूछेंगे बाद में। अभी हमको पढ़ाने का काम है, हम पढ़ा देते हैं, पूछने का काम अभी नहीं। इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित कण होने के कारण मैक्सवेल के विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत अनुसार मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। कौन? मैक्सवेल। तो उनके अनुसार वह विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करेगी तथा उसका पथ संकुचित होता जाएगा और नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल के समान नहीं होता। इसे ऐसे में 10 पर पावर -8 घात माइनस यानी 10 टू द पावर -1, ऐसे में 10 टू द पावर -1 सेकेंड तक ही अस्थायी होता है कोई परमाणु। अब मैक्सवेल ने क्या कहा सुनो, ऐसे नहीं समझ में आएगा।
मैक्सवेल ने क्या कहा, आखिर इसको खंडन तो किसी तथ्य के आधार पर होगा ना, कैसे हो जाएगा? क्या कहेगा, है हम बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मोटा आदमी है ना, हमको बहुत बुद्धिमान है कि मान समझा जाता है, तो गलत है तो गलत है, ऐसा होगा नहीं। तो आते हैं कि क्यों ये गलत हुआ। देखो ये क्या दिए, चार्ज माइनस चार्ज दिए है ना। हम लोग जानते हैं कि परमाणु का केंद्र में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है ना, प्लस चार्ज होता है, और ये क्या है, माइनस चार्ज। तो जैसे विद्युत, मैक्सवेल ने कहा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बताता है कि जैसे ये गति होता है तो उसका एनर्जी क्या होते जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस होते जाता है। अरे यहाँ तक क्या, तो भी खाली पैदल चलो 2 किलोमीटर, थोड़ा सा भी पैदल चलो, एनर्जी लॉस होता है नहीं। तो ये प्रकृति का नियम है कि जो भी गतिमान होगा उसका एनर्जी लॉस होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस होगा तो किधर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। एक समय में ऐसा आएगा, ये घूमते घूमते देखो है ना, आगे गतिमान है ना जी, तो ये केंद्र में क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। तो जब केंद्र में समाहित हो जाएगा, और रदरफोर्ड ने बताया कि नहीं, नाभिक के चारों ओर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, तरबूजे की जैसा रहता है। सौर मंडल, तरबूजे की जैसा नहीं, सॉरी वो तो थॉमसन बताया। सौर मंडल के अनुसार तो सौर मंडल में ऐसा होता है कि पृथ्वी जाके सूर्य में घुस गया, होता है। तो ये परमाणु, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का एक दोष निकला। क्या निकला, और दूसरा दोष ये है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिभाषित नहीं करते, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो किया जाता है उसके अनुसार से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सटीक नहीं बढ़ता। ये दो दोष बताए, ठीक है, समझ गए। टाइम कितना हुआ, ठीक है, आप इससे संबंधित कर